जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बिहार टीआरई 3.0 4.0 ठीक है सीटेट और एमपी टेट के लिए साइंस का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे। जो बिहार में टीआरई 3.0 4.0 में टीजीटी पीजीटी में जो जनरल या साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पीआरटी में जो साइंस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये पूरे का पूरा आप पैटर्न देखे होंगे एनसीईआरटी बेस पे ही पूछे जाते हैं। ठीक, ये जो भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं एनसीईआरटी बेस, एनसीईआरटी की किताबों से इस सारे का सारा क्वेश्चन का सिलेक्शन है। आइए प्रारंभ करते हैं। इस खाद्य पदार्थों में मौजूद प्रोटीन की जांच के लिए हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा, सोडियम कार्बोनेट या कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि प्रोटीन की मौजूदगी की जांच के लिए हम लोग जो है कि कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन की जांच करना हो, ठीक है, यदि किसी भी खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की जांच करना हो तो आप उसमें कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा की जांच करेंगे। यदि किसी भी खाद्य पदार्थ में मड और शर्करा की जांच करना हो आपको, तो उसके लिए आप तनु आयोडीन, ठीक है, तनु आयोडीन, ध्यान दीजिएगा, अगर उसमें आपको क्या जांच करना हो, मड, ठीक है, या तो शर्करा की जांच करना हो तो तनु आयोडीन का उपयोग करिएगा। क्या करिएगा? तनु आयोडीन का उपयोग करेंगे। तो ये किस कलर का देगा? ये नीला या काला रंग दे देगा। ठीक है, नीला या काला रंग प्राप्त होगा। तो ठीक है, तो आप समझ जाइए कि इसमें स्टार्च है या मड है। ठीक है, स्टार्च इंग्लिश, मड हिंदी, शर्करा। ठीक है, अगर प्रोटीन की आप जांच कर रहे थे कास्टिक सोडा, ठीक है, या तो कॉपर सल्फेट डाल रहे थे, इसका जो आपको कलर देगा यह बैगनी कलर देगा। कौन सा कलर देगा? बैगनी कलर। ध्यान दीजिएगा, पूरा एक एक चीज़ जहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट चीज़ों की जरूरत पड़ेगी हम लोग डिस्कस करेंगे बेहतर तरीके से उसको। ठीक है, ये बैगनी कलर क्या देगा? अगर कास्टिक प्रोटीन की, किसी खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की आप जांच कर रहे हैं तो कॉपर सल्फेट या कास्टिक सोडा को विलयन को डालिए और डालेंगे, अगर उसमें प्रोटीन की उपस्थिति होगा तो वो अपना बैगनी कलर को स्टैंड देने लगेगा, सूचक कर देगा। यदि आप उसमें आयोडीन इसकी शर्करा की कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण कर रहे हैं तो तनु आयोडीन डालिए। जैसे आलू पे आप तनु आयोडीन डाल दीजिए, देखिए वो नीला या काला हो जाएगा। ठीक है, कंफर्म हो गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यदि एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछूं कि यदि आप लकड़ी को जलाएंगे, ठीक है, यदि आप लकड़ी को जलाते हैं तो इससे बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या क्या आपको मिलेगा? ठीक है, लकड़ी को यदि आप जला रहे तो बाई प्रोडक्ट के रूप में आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और H2O जल वाष्प मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, लकड़ी को जलाने पर, ठीक है, लकड़ी को ईंधन के तौर पे जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड होगा, जल वाष्प होगा। ठीक है, अब कुछ इसमें से अन्य गैसेज भी होती हैं। अगर पूरी तरह से कंबशन नहीं हो रहा तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है, मतलब वायु की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा कम है। ठीक है, देखिए कोई भी ईंधन यदि प्योर ऑक्सीजन में जलाएंगे तो वो पूरी तरह से दहन होगा उसमें। ठीक है, और बाई प्रोडक्ट के तौर पर उसमें बहुत कम सारे चीज़ें निकलती हैं। आइए अगले वाले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। करके निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद इसमें नहीं है। सीएनजी, पैराफिन, मोम, बिटुमिनस, ठीक है, बिटुमिन, इनमें से कोई नहीं। तो आप ये सुने होंगे सीएनजी। ठीक है, सीएनजी क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसमें लगभग लगभग आपका 95 to 96% इसमें क्या होता है? मेथेन होता है, CH4। ठीक है, इसमें मेथेन होता है। ठीक है, तो ये जो आपका सीएनजी है ये इसका प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, सीएनजी। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें चलिए आगे फिर डिस्कस कर देंगे मिलेगा तो। श्वास लेने के लिए समुद्री गोताखोर, ठीक है, इनमें से कौन से गैस का मिश्रण प्रयोग में लाते हैं? हवा का। ठीक है, हवा में जानते हैं हवा एक समांगी मिश्रण है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन, ठीक है, अन्य नोबल गैस। नोबल गैसों में एकमात्र रेडान ऐसा गैस है जो आपका वायुमंडल में नहीं मिलता है। ठीक है, रेडान वायुमंडल में नहीं मिलता। ध्यान दीजिएगा, ये पृथ्वी का जो क्रस्ट है, ठीक है, पृथ्वी का क्रस्ट है, ऊपरी लेयर है, उसी में मिलता है। ऑक्सीजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन एवं हीलियम, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जो गोताखोर होते हैं वो नीचे जाने के लिए, ठीक है, गोताखोर मतलब समुद्र के नीचे जाने के लिए, डाइव करने के लिए वो ऑक्सीजन और हीलियम का प्रयोग करते हैं। हीलियम का प्रयोग क्यों करते हैं? देखिए, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी तो लो जा सकते हैं, जो हम सामान्य हम उपयोग करते हैं श्वास के लिए,
O2 और नाइट्रोजन ही होता है, ठीक है। 78% के करीब वायुमंडल में नाइट्रोजन है, ठीक है। 21% के आसपास आपका ऑक्सीजन है, ये चीज़ आप जानते होंगे, ठीक है। यदि सामान्य वायु को, इस वायु को मतलब ऑक्सीजन को और नाइट्रोजन को यदि टैंक में भर के गोताखोर नीचे लेके जा रहे हैं, तो आप नीचे जानते हैं कि समुद्र में जितना आप नीचे जाते जाएंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा, ठीक है। प्रेशर बढ़ता जाएगा तो उसके बॉडी पर, ठीक है, प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, शरीर पे। उसके लिए एक विशेष सूट का प्रयोग किया जाता है। वो सीट एक निश्चित गहराई तक जाएंगे तो सूट काम करता है, उसके नीचे थोड़े सब चले जाने लगे तो गहराई पे मतलब प्रेशर बॉडी पे चलता पड़ता हुआ चला जाता है, ठीक। मतलब बॉडी पे प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। यदि वो गोताखोर हीलियम की जगह पे नाइट्रोजन ले रहा है, ठीक है, तो ये नाइट्रोजन बड़े आसानी से ब्लड में घुल जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन आपके ब्लड में बड़े आसानी से घुल जाएगा, मतलब गोताखोरों के ब्लड में घुल जाएगा। ब्लड में यदि नाइट्रोजन घुल गया है, ठीक है, ज़्यादा परसेंटेज में, तो आपको असहनीय पीड़ा होने लगती है। उस दौरान क्या होता है कि प्रेशर होने की वजह से जब वो सांस लेता है तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन का परसेंटेज यदि उसमें रहेगा तो वो नाइट्रोजन ब्लड में घुसेगा और असहनीय पीड़ा होती है। हो सकता है कि बाद में उसकी मृत्यु भी हो जाए। और जो हीलियम है, ठीक है, हल्के होने की वजह से ये ब्लड में नहीं घुलता है। ध्यान दीजिएगा, सामान्य इस वायुमंडल में यदि आप सांस ले रहे हैं तो जो नाइट्रोजन है, जितना परसेंटेज आप इनहेल करते हैं उतना आपका एक्सहेल भी होता है, मतलब जितना लेते हैं अंदर उतना बाहर निकल जाता है। लेकिन यदि आपके बॉडी पे प्रेशर बढ़ा दिया जाए तो ऑक्सीजन भी आपके ब्लड में घुलने लगेगा और वो आपको एक बॉडी पेन का कारण बन जाएगा। बाद में हो सकता है कि आपकी मृत्यु भी हो जाए, ठीक है। इसीलिए गोताखोर जो कि ऑक्सीजन और हीलियम को ले जाते हैं, हीलियम ब्लड में आसानी से घुलता नहीं है और थोड़ा बहुत घुल भी जाता है तो बड़े आसानी से बाहर निकल जाता है। करें कि निम्न में से कौन सा प्रदूषक श्वास तंत्र से जुड़ी बीमारियों का एक प्रमुख कारण है, ठीक है। कौन सा ऐसा प्रदूषण है जो श्वास तंत्र से जुड़ी हुई बीमारियों का प्रमुख कारण है। वाष्पशील, कार्बनिक यौगिक, विलंबित नहीं, ये निलंबित, इसको कर लीजिएगा, निलंबित है। सस्पेंडेड, ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर कहा जाता है, ठीक है। जो पीएम आप नाम सुनेंगे ना, PM 2.5, PM 3.5 या PM 6, PM 5 ऐसे करके हो जाता है, पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं, ठीक है, पीएम कहा जाता है, सॉरी, PM 2.5, ठीक है। PM 2.5 का मतलब एक वायुमंडल में ऐसा कण है, ठीक है, जिसका आकार 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम है, ठीक है, उसका डायमीटर। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो जो प्रदूषण तंत्र श्वास से संबंधित जो बीमारियां करते हैं वो वायुमंडल में उपस्थित डस्ट पार्टिकल, धूल कण वगैरह, ठीक है, जिसको पीएम के नाम से जाना जाता है, पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है, या सस्पेंडेड सूक्ष्म कण। अगला क्वेश्चन है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमा होगा, ठीक है। कहाँ पे कह रहे हैं कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया सबसे कम होगा। सतह का क्षेत्रफल बढ़ा है लेकिन तापमान घट जाए, सतह का क्षेत्रफल घटता हो लेकिन तापमान बढ़ता हो, सतह का क्षेत्रफल और तापमान दोनों में वृद्धि कर दिया जाए, सतह का क्षेत्रफल और तापमान दोनों में कमी किया जाए। वाष्पीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो इस वायुमंडल में, ठीक है, वो हमेशा चलती रहती है। वाष्पीकरण मतलब किसी जल का सतह से, ठीक है, वैसे भी आप जानते हैं यदि किसी जल का द्रव 100 डिग्री सेल्सियस आप कर देंगे तो वो उबलने लगता है, ठीक है। अब ये नहीं है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे भी जल वाष्प में बदलेगा, 100 डिग्री से कम भी रहता है तो जल जो है कि जल वाष्प में बदलता रहता है। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। अगर कोई जलीय बॉडी है, जलीय क्षेत्र है, उसका क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, ठीक है, एरिया जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, और उस पर गुजरने वाले वायु जो होंगे, ठीक है, वो जितनी तेजी से वायु गुजरेंगे उतनी तेज उस क्षेत्र में, सॉरी, उस जलीय तंत्र से वाष्पीकरण होगा। मतलब वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है कि जल के सतह का क्षेत्रफल, ठीक है, जलीय सतह का क्षेत्रफल और तापमान के समानुपाती होता है। क्षेत्रफल अधिक होगा क्योंकि तापमान अधिक होगा तो वहाँ से वाष्पीकरण का दर अधिक हो जाएगा, यानी आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। सभी धातुएं मान्य नहीं तान्य होती है, ठीक है, सभी धातुएं तन्य होती हैं, सभी अधातुएं तान्य होती है। सब जानते हैं धातुएं अतान्य नहीं होती, धातु जो कि आघात वर्धनी होती है, ठीक है, ब्रिटल होती है, ठीक है। ब्रिटल मतलब इस पे आप चोट मारेंगे तो ये छोटे छोटे टुकड़े में खंड खंड टूट जाता है। सामान्यतः धातुएं तन्य होती है, ठीक है, सामान्यतः जो धातुएं होती है तन्य होती है, ठीक है, ये जानते हैं। कुछ धातुएं तन्य होती हैं, ठीक है। आप देखिए इसमें ऑप्शन क्या कूट करके पूछा है। एक सत्य है, ठीक है, कथन एक सत्य है, कथन 2, 3 और 4 असत्य है, ठीक। कथन 3 सत्य है, 1, 2 और 4 असत्य है, ठीक है। कथन 3 सत्य है, कथन 1, 2 और 4 असत्य है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, तीसरा ऑप्शन को पकड़िए। तीसरा ऑप्शन इसमें क्या कह रहा है कि सामान्यतः धातुएं तन्य होती है, ये 100% सही है, ठीक है।
जो धातुएं होती हैं वो सामान्यतः तन होती है, कुछ धातुएं क्षणभंगुर भी होती हैं, ठीक है। जैसे कि सोडियम वगैरह होगी, सोडियम को आप तान करके कुछ थोड़ी नहीं बना सकते, सोडियम भी तो धातु है, कैल्शियम है, कैल्शियम भी एक धातु है, ठीक है। धातु को आप कैसे पहचानेंगे, जिस पर धन आयन चढ़ता हो, ठीक है, जिस पे धन आयन चढ़ता हो, ठीक है, उसको आप धातु कहेंगे, जिस पर ऋण आयन होता है वो अधातु होता है, ठीक है। धातुओं की एक और नेचर होता है, जिस पे धन आयन चढ़ेगा, ठीक है, वो सामान्यतः जो क्षार प्रकृति का होगा, ठीक है। जिस पे ऋण आयन चढ़ेगा वो सामान्यतः उसकी अम्लीय प्रकृति का होगा। ध्यान दीजिएगा, जो धातु होता है क्षारीय प्रकृति का होते हैं और धातु जो होती है अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। देखिए तो इसमें बी वाला कथन सही हो जाएगा, तीसरा पूरी तरह से सत्य है, लेकिन 1, 2 और 4 गलत है। गलत क्यों? कुछ धातुएं तन होते हैं, अधातु कोई भी अधातु आपको तन नहीं मिलेगा, किसी धातु से आप तार नहीं बना सकते हैं, ठीक है। कार्बन थोड़े से इसमें अपवाद है, जो कि कार्बन फाइबर वगैरह, लेकिन उसको भी आप तान करके नहीं बनाते हैं, ठीक है। कार्बन को भी फाइबर को आप तान करके नहीं बनाते हैं, ठीक है। करके सभी धातुएं तान होती है, ये भी गलत हो गया, ठीक है। और पहला बराबर, मतलब केवल तीसरा वाला इसमें सही है। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी है? 12 जोड़ी, 10 जोड़ी, 12 जोड़ी, 14 जोड़ी या 16 जोड़ी, ठीक है। फसलियाँ मतलब जो आपका थोरैक्सिक कैप्स जिसको कहते हैं, थोरैक्सिक केज, ठीक है। थोरेसिक केज यानी चेस्ट जो कैविटी है उसमें हड्डियों की संख्या पूछ रहे हैं, तो आप देखेंगे जो स्टेर्नम बीच वाली जो हड्डी है, छाती है, ठीक है, बीच में आप देखेंगे थोड़ी सी चौड़ा सा पट्टी नुमा समझ में आएगा गले से जस्ट नीचे, तो उसके दोनों तरफ देखेंगे तो 12-12 फसलियाँ हैं, ठीक है। 12 लेफ्ट साइड और 12 राइट साइड जा करके पीछे आपको बैकबोन से जुड़ करके एक पिजड़ा नुमा संरचना बन जाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपका स्टेर्नम है, स्टेर्नम से कुछ ऐसे हड्डियाँ निकलती, फिर ऐसे निकलती है, ऐसे निकलती है, पीछे जा करके आपस में जुड़ती हैं, जुड़ करके थोरैक्सिक केज बनता है। ये जो शरीर का इसेंशियल पार्ट है, हार्ट है, लंग्स है, ठीक है, इन सबों की सुरक्षा करने के ये थोरैक्सिक कैप है, ठीक है। मतलब 12 जोड़ी आपकी पसलियाँ होती हैं। तो प्रथम कृत्रिम जीन किसके द्वारा संश्लेषित किया गया था? मेंडल के द्वारा, हरगोविंद खुराना के द्वारा, या वाटसन और क्रिक के द्वारा, या मार्गन के द्वारा, ठीक है। तो आप जानते होंगे जो प्रथम जीन था उसका संश्लेषण हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था, ठीक है। हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था, और ये कब किया गया था जानते हैं? 1970। ये भारतीय वैज्ञानिक थे, ध्यान दीजिएगा। हरगोविंद खुराना जो है कि इंडियन साइंटिस्ट थे, ठीक है, और 1970 ईस्वी में इन्होंने जीन का संश्लेषण किया था। संभवतः मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद आ रही है ये बेच्चू के प्रोडक्ट थे, ठीक है। बेच्चू में ये पढ़ते थे, वहीं से मतलब रिसर्च किए थे ये बेच्चू से ही, ठीक है, बीएचयू से। कवकों के संचित खाद्य पदार्थ होते हैं, मतलब जो कवक होते हैं जो आप मशरूम खाते हैं उसमें खाद्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है? ग्लाइकोजिन में, स्टार्च में, ग्लूकोज में, ठीक है, सुक्रोज में या ग्लूकोज में, ठीक है। अभी स्टार्च परीक्षण आपको बताया था, ठीक है। मड हो गया, स्टार्च हो गया, इसको परीक्षण के लिए आप क्या करेंगे? आयोडीन इस पे, ठीक है, तनु आयोडीन इस पे डालेंगे, ठीक है। तनु आयोडीन यदि आप डालेंगे तो इसका रंग कैसा हो जाएगा? काला या नीला हो जाएगा। जैसे आलू पे आप आयोडीन का सॉल्यूशन डाल करके देखिएगा, काला या नीला हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। जो कवक होता है जिसको मशरूम कहते हैं, मशरूम में ग्लाइकोजेन के रूप में खाद्य पदार्थ संचित रहता है, ठीक है। ग्लाइकोजेन के रूप में खाद्य पदार्थ इसमें संचित रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त जीवित नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? ठीक है, मुक्त जीवित नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। मतलब कह रहा है कि कौन सा वायुमंडल में नाइट्रोजन फिक्सीकरण का मतलब हो गया कि जल में, ठीक है, सॉरी, जो भूमि है, ठीक है, स्थल खंड में वो नाइट्रोजन के परसेंटेज को बढ़ा रहा है, ठीक है। नाइट्रोजन परसेंट बढ़ाते हैं, जो कि नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रेट और नाइट्राइट, ठीक है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी बैक्टीरिया इसमें कार्य करते हैं, वही पूछना चाहता है आपसे। नाइट्रोसोमोनास, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर और बैसिलस, ठीक है। तो इसमें जो कि मुक्त अवस्था में जीवित में, ठीक है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, मुक्त अवस्था में जीवित रूप में जो कि एजेटोबैक्टर है उसमें नाइट्रोजन का फिक्सीकरण करते हैं। अब आपके ध्यान में आ रहा होगा कि हमने तो राइजोबियम भी पढ़ा हुआ है, ये फिक्सीकरण करते हैं। तो राइजोबियम मुक्त अवस्था में नहीं रहता है ग्रुप, राइजोबियम मुक्त अवस्था में नहीं रहता है। यह जो कि दलहनी फसलें होती हैं, ठीक है, दलहनी फसलों में, ठीक है, ये परजीवी के रूप में रहता है। अगर किसी क्षेत्र में दलहनी फसल नहीं है तो आप वहाँ पे राइजोबियम को, बैक्टीरिया को वहाँ पर डालिए, तो वो जीवित नहीं रहेगा, सस्टेन नहीं करेगा, मर जाएगा। जब तक दलहनी फसल से मटर हो गया, अरहर हो गया, चना हो गया, ठीक है, जब तक वो फसल नहीं होगा उनकी जड़ों में ये परजीवी के तौर पे रहते हैं, ठीक है। जो मटर सरसों के जड़ होते हैं वहाँ पे ये परजीवी के तौर पे रहते हैं और इनके द्वारा फिक्सीकरण किया जाता है, ठीक है। ये मुक्त अवस्था में खा रहा है, मुक्त अवस्था में जीवित रूप से कौन फिक्सीकरण करेगा? तो ये एजोटोबैक्टर होता है। लीची का जो खाने योग्य भाग है वो कौन सा है? ठीक है, एरिल है,
अंतःफल भित्ति है, मध्य फल भित्ति है या बाह्य फल भित्ति है। तो लीची का जो खाने योग्य भाग होता है उसको हम एरील कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? एरील कहते हैं, ठीक है। शरीर की आपातकालीन ग्रंथियां कौन सी है? थाइमस है, वृषण ग्रंथियां, एड्रिनल ग्रंथियां या पीयूष ग्रंथियां, ठीक है। जो आपातकालीन ग्रंथियां हैं इसको एड्रिनल ग्रंथि के नाम से जाने जाते हैं। जो एड्रिनल ग्लैंड है, आपकी जो किडनी है, ठीक है, किडनी, इसके दोनों ऊपर, जैसे मान लीजिए किडनी का कुछ आकार ऐसे रहता है राजमा के शेप का, तो इन दोनों पे, ठीक है, किडनी पे ऊपर ये एड्रिनल ग्लैंड्स रहता है, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड्स ऐसे किडनी के ऊपर आता है, इसी को आपातकालीन ग्लैंड्स के नाम से जाना जाता है। आपातकालीन ग्लैंड मतलब जब आप कहीं भयभीत हो गए या कांटों पे आपके पैर रख गया या कहीं अचानक कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, वहाँ पे जो भी आप प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे वो इसी हार्मोन के, मतलब इसी ग्रंथि के द्वारा उत्पादित हार्मोन से आपके बॉडी उसमें रेगुलेट होती है, ठीक है। थाइमस एक ऐसा ग्लैंड है, ठीक है, थाइमस एक ऐसा ग्लैंड है जो बुढ़ापे के साथ जैसे जैसे आपका एज बढ़ता रहता है इसका आकार छोटा होता चला जाता है, आकार छोटा होता चला जाएगा, बाद में जाकर के सूख करके नष्ट हो जाता है थाइमस, ठीक है। आप वृषण जन्म करते हैं, जो टेस्टिस वृषण कहते हैं, पीयूष को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। यदि मैं आपसे पूछूं, पीयूष को तो आप मास्टर ग्रंथि कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को आप मास्टर ग्रंथि कहते हैं, मतलब पीछे सारी ग्रंथियां कंट्रोल होती हैं। यदि मैं आपसे पूछ कि मास्टर की मास्टर ग्रंथि कौन कहते हैं, ठीक है। ये क्या मैं बोल रहा था, पीयूष ग्रंथि को तो आप मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। पीयूष ग्रंथि को आप मास्टर ग्रंथि कहते हैं क्योंकि जो शरीर में हार्मोन उत्पादन करने वाली सारी ग्रंथियां इससे, ठीक है, सभी ग्रंथि से कंट्रोल रहती है। लेकिन पीयूष ग्रंथि को भी कंट्रोल करने वाला एक अन्य ग्रंथि है, ठीक है। उस ग्रंथि का नाम आप जानते हैं क्या है? हाइपोथैलेमस है, ठीक है। हाइपोथैलेमस इसका नाम है, ठीक है। जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि, ठीक है, पीयूष ग्रंथि को भी कंट्रोल करने वाली जो ग्रंथि है वो हाइपोथैलेमस है, ठीक है। हाइपोथैलेमस, ठीक है, मतलब हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, ठीक है। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। करके अगर अगर प्राप्त किया जाता है लाल शैवाल से, हरी शैवाल से, भूरी शैवाल से, ठीक है, या नीली शैवाल से। तो अगर अगर एक शैवाल है जो समुद्र में उगने वाला एक घास है, ठीक है, ये लाल शैवाल से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, लाल शैवाल से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। करके क्लोरोफिल में शामिल होता है बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या कोई नहीं, ठीक है। तो क्लोरोफिल का आप संगठन देखेंगे, ठीक है, जो क्लोरोफिल का संगठन आप चेक करेंगे, गहराई से पढ़ेंगे, तो इसमें मैग्नीशियम होगा, ठीक है, नाइट्रोजन होगा, ठीक है, कुछ इसमें कॉपर के कण होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन होगा, मैग्नीशियम होगा, कॉपर के कण होंगे, ठीक है, कुछ अन्य पदार्थ भी इसमें होते हैं, कुछ आयरन भी होता है, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे तत्व मिल करके ये आपका क्लोरोफिल बनता है। करके गूथे हुए आटे को किसी लोई के रूप में बेल करके समतल चपाती दिया गया, मतलब बना दिया गया है। इस बल का नाम बताइए जिसे लगाने से लोई की आकृति, मतलब लोई की आकृति बदला हुआ है। ध्यान दीजिएगा, एक संपर्क होता है बल, एक असंपर्क बल, ठीक है, मैग्नेट के द्वारा, इलेक्ट्रॉन के द्वारा, ठीक है, या गुरुत्वाकर्षण बल, ये सब असंपर्क बल में आते हैं, मतलब मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स जो दो पिंडों के बीच लगता है, ये सब कैसे असंपर्क बल है। मांसपेशी बल, ठीक है, वो संपर्क बल है। मतलब देखिए अभिकेंद्री बल का एग्जाम्पल आप जानते होंगे, ठीक है, अपकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल, ठीक है, पेशी बल और प्रत्यास्थ बल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पेशी बल हो जाएगा, ठीक है। पेशी बल मतलब शारीरिक बल लगा करके आप मांसपेशियों का बल लगा करके रोटी को जो है पहले इतना छोटा था, फिर आप बल लगाए तो और फैला दिए, फिर और फैला दिए, ठीक है, तो इस तरह का वो फैलता वो चला जाता है। इस तरह का संपर्क बल यानी पेशी बल है ये। कोई वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए पिंड पर केंद्र की तरफ लगने वाले बल को अभिकेंद्री बल कहते हैं और केंद्र से बाहर की तरफ लगने वाले बल को अपकेंद्री बल कहा जाता है, ठीक है। आइए, प्रत्यास्थ बल मतलब कोई प्रत्यास्थता सीमा के अंदर अगर किसी पिंड के द्वारा उस पर बल कार्य करे तो उसको प्रत्यास्थ बल कहा जाता है। जैसे रबड़ बैंड को आप तानिए, ठीक है, तो उसमें जो फोर्स जनरेट होगा। हम किसी अदीप्त वस्तु को देख सकते हैं जब प्रकाश उससे उत्सर्जित होकर के आंखों तक पहुंचती है, उससे हमारी आंखों की ओर परावर्तित होता है, उससे पूर्णतः आर पार गमन हो जाता है या उसके द्वारा पूर्णतः आवेशित हो जाता है, ठीक है। जब
पूर्णतः अवशोषित हो जाता है। जब किसी पिंड के द्वारा कोई प्रकाश को अवशोषित कर लिए तो आप उसको देख नहीं सकते हैं। आप उसको देख तभी सकते हैं जब उससे उत्सर्जित होकर के मतलब उससे रिफ्लेक्ट होकर के प्रकाश आपके आँखों पर पड़े, ठीक है? तो करके उससे हमारी आँखों की ओर परावर्तित होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई पिंड है, जैसे ये ऐसा एक गुलाब का फूल है, ठीक है? तो इससे रिफ्लेक्ट होकर के इस पे एक तो लाइट पड़े, प्रकाश पड़े और इससे रिफ्लेक्ट होकर के जो किरणें हैं, रेड कलर की किरणें, वो आपके आँखों पर पड़ती है, तब जा कर के ये वस्तु आपको दिखाई देती है, ठीक है? जो आपका लाइट है वो तो एक मीडियम केवल है, ठीक है? एक मीडियोकर का काम करता है कि ठीक है, उस देखिए जो रेज होता है उसमें 7 कलर होते हैं, ठीक है? तो जो वस्तु जिस कलर की होती है उसी कलर के लाइट को रिफ्लेक्ट करती है और आपके आँखों पर पड़ता है, उस कलर की वो वस्तु आपको दिखाई देता है, ठीक है? अगर इस पे व्हाइट प्रकाश डालेंगे तो जो 6 कलर है उसको अवशोषित कर लेगा, 7वां कलर आपका रेड है, ठीक है? वो रेड को रिफ्लेक्ट करेगा, वो आपको रेड कलर की गुलाब दिखाई देगा। भूकंप मुख्यतः प्रघाती तरंगों से पहले किस प्रकार की ध्वनि करते हैं, ठीक है? किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते हैं? भूकंपी तरंगों के द्वारा जो शुरू में किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है? प्राश्रव्य ध्वनि, अपश्रव्य ध्वनि, श्रव्य ध्वनि, ए और बी दोनों, ठीक है? तो जानते होंगे जो भूकंप आने से पहले, ठीक है, जो भूकंपी तरंगे होती है वहाँ से अश्रव्य ध्वनियाँ उत्पन्न होती है। अश्रव्य ध्वनियाँ वो ध्वनियाँ हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी मतलब हर्ट्ज 20 हर्ट्ज से कम हो, ठीक है? 20 हर्ट्ज से कम हो, 20 हर्ट्ज से 20 केजी, ठीक है, 20 किलो हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी श्रव्य ध्वनि कहा जाती है। मतलब अश्रव्य ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम यदि कोई सी ध्वनि की फ्रीक्वेंसी है तो उसको अश्रव्य ध्वनि या अपश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। प्राश्रव्य ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ होती हैं जिनका आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर हो जाए, ठीक है? श्रव्य ध्वनियाँ यही जो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच होती है उनको श्रव्य ध्वनियाँ कहते हैं, ठीक? देखिए, जो वस्तु जितना बड़ा होगा, ठीक है, कोई वस्तु या पिंड बॉडी जितनी बड़ी होगी उससे आप ध्वनि उत्पन्न करेंगे, उस ध्वनि के द्वारा उत्पन्न तरंगे, ठीक है, उस ध्वनि के द्वारा उत्पन्न जो तरंगे होंगी, ठीक है, उनकी आवृत्ति उतनी ही छोटी होगी, ठीक है, उनकी आवृत्ति सॉरी उतनी ही बड़ी होगी। जितनी वस्तु बड़ी है उनके द्वारा उत्पन्न आवृत्ति, ठीक है, उतनी ही कम होगा और उनका आयाम उतना अधिक होगा। मतलब वस्तु बड़ा है, ठीक है, उसके द्वारा यदि आप कोई ध्वनि को उत्पन्न करें तो उसका आयाम, उस तरंग का आयाम बहुत बड़ा होगा। छोटी वस्तु के द्वारा उत्पन्न ध्वनि का आयाम छोटा होगा, ठीक है? आप जानते होंगे यदि किसी तरंग का आयाम कम है, ठीक है, आयाम कम है तो उसकी आवृत्ति अधिक होगी, आवृत्ति अधिक है तो उसका आयाम कम होगा, ठीक है? मतलब वस्तु बड़ी है उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि का आवृत्ति कम होगा, उसका आयाम होगा, ठीक है? जो बड़े-बड़े चट्टान होते हैं, जो चट्टानें टूटते हैं, ठीक है? तो चट्टान तो बड़ा है, उसके द्वारा जो उत्पन्न ध्वनि होगा वो अश्रव्य ध्वनि होगा, ठीक है? क्योंकि उन ध्वनियों का, ठीक है, उन तरंगों का आयाम बहुत अधिक होता है। आयाम बहुत अधिक होता है तो उसका तरंग बहुत कम हो जाएगा। ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण होता है कंपन के आयाम के द्वारा। कंपन के आयाम तथा आवृत्ति के अनुपात में कंपन की आवृत्ति के द्वारा उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है? तो जो ध्वनि की तीव्रताएँ होती हैं, ठीक है, और जो प्रबलता होती है वो कंपन के आयाम के द्वारा निर्धारित होता है। जैसे आपकी आयाम अधिक है, ठीक है, आयाम अधिक है तो वो आवाज़ आपको मोटा लगेगा, ठीक है, वो मोटा आवाज़ होगा, ठीक है? यदि आयाम पतला है, ठीक है, सॉरी आवृत्ति कम है, ठीक है, सॉरी आयाम अधिक है तो मोटी ध्वनि होगी, ठीक है, प्रबलता अधिक हो जाएगा। यदि आयाम छोटा है, कम है, ठीक है, आयाम कम होने का मतलब एम्पलीट्यूड कम होने का मतलब आवृत्ति अधिक है, आवृत्ति अधिक है, ठीक है, तो वो पतली ध्वनि हो जाएगा, ठीक है? ऊपर एक और बात यहाँ पे थोड़ा आपको बताना चाहता था मैं। देखिए, जो हाथी होगी, साँप होगी, ठीक है, जो जंगली जानवर होते हैं वो 20 हर्ट्ज से, ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी वाले सारे तरंगों को सुन लेते हैं। उसमें साँप भी आता है, ठीक है? तो इसीलिए भूकंप आने से पहले जब जंगलों में देखिएगा हलचल मच जाता है। हलचल क्यों मच जाता है कि जब भूकंप उत्पन्न होना रहता है, जब चट्टानें टूटती हैं अंदर, तो चट्टानों का आकार बड़ा है, उनका आकार बड़ा है तो उनके द्वारा जो उत्पन्न ध्वनि तरंग होगा उसका आयाम बहुत बड़ा होगा। आयाम बहुत बड़ा है तो उसकी आवृत्ति बहुत कम होगी, आवृत्ति बहुत कम होगी तो मतलब उसका जो हर्ट्ज होगा बहुत कम होगा, फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगी। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? बड़े आकार के चट्टान हैं वो टूटते हैं तो उनके द्वारा जो ध्वनि तरंगे उत्पन्न की जाएगी उनका आयाम बहुत विशाल, बहुत बड़ा होगा। अगर किसी ध्वनि तरंगे का आयाम बहुत बड़ा है तो उसकी जो आवृत्ति होगा बहुत कम होगा, ठीक है? मतलब 20 हर्ट्ज से कम उसकी आवृत्ति हो जाती है उन ध्वनि तरंगों की, ठीक है, उन ध्वनि तरंगों की। हाँ, इन तरंगों को जो जंगल में रहने वाले जीव हैं, ठीक है, हाथी है, साँप है, ठीक है, लोमड़ी, ये सब सुन लेते हैं, ठीक है? एक नवजात बच्चे की खासियत देखिए, अगर कोई बच्चा नवजात है 5 साल 6 साल से कम है तो वो बच्चा लगभग 5 हर्ट्ज से लेकर के, ठीक है,
20 हर्ट्ज से किलो हर्ट्ज से ऊपर तक की ध्वनियाँ सुन लेता है। अगर कोई नवजात बच्चा है, ठीक है, तो वो जानते हैं 20 हर्ट्ज से लेकर के, ठीक है, 20 हर्ट्ज से 5 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुनता है। किलो हर्ट्ज नहीं कह रहा हूँ मैं, 20 हर्ट्ज से लेकर के 5 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकता है एक बच्चा, ठीक है। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसकी कान मतलब इस ध्वनि तरंगों के प्रति सुग्राही संवेदनशील होती जाती है। बाद में जाकर के स्टेबल कहाँ होता है, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक की वो ध्वनि सुनने के लिए सक्षम हो पाता है। करके वेग और समय ग्राफ की प्रवणता क्या होगा, दूरी होगा, विस्थापन होगा, त्वरण होगा या चाल होगा। तो वेग और समय का जो ग्राफ बनाया जाता है वो आप जानते होंगे, ठीक है। ऐसे एक डायग्राम पे आप यहाँ पे वेग ले लीजिए, वेलोसिटी ले लीजिए, यहाँ पे आप टाइम ले लीजिए, तो इनका जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, तो त्वरण होगा, ठीक है, इनके बीच त्वरण होगा। यदि एक समान रूप से गति परिवर्तित हो रहा है तो उसका स्ट्रेट ऐसे कुछ बन जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए गति देखिए, अगर गति परिवर्तन हो रहा है तो त्वरण की जो ग्राफ होगा ऐसे बन जाएगा। अगर गति परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है, एक समान रूप से गति कर रहा है, तो वहाँ पे ये वेलोसिटी हो गया, ये टाइम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा ऐसे ग्राफ बनेगा त्वरण का, ठीक है। अब देखिए बार बार त्वरण और उसमें त्वरण में बार बार यदि सॉरी वेलोसिटी में यदि बार बार परिवर्तन हो रहा है तो वहाँ पे कुछ ग्राफ ऐसे बन जाएगा। एक समान रूप से त्वरण परिवर्तन हो रहा है तो ऐसे लाइन बन जाएगी, स्ट्रेट बनेगा। यदि गति में कोई परिवर्तन नहीं रहा तो उसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा। यदि बार बार परिवर्तन गति में हो रहा है तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा त्वरण का, ठीक है। चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त गिरने वाले द्रव्यमानों के दो पिंडों के बारे में आपको पूछना चाहता है, क्या घटना घटेगी कि वेग किसी भी क्षण समान हो जाएंगे। मतलब चंद्रमा पे दो वस्तु को आप गिरा रहे हैं, दोनों का द्रव्यमान समान है तो उनके वेग समान होंगे, ठीक है। विभिन्न त्वरण होगा, समान परिणाम के बल कार्य करेंगे कि तत्वों का जड़त्वों में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। जानते होंगे चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल जैसे पृथ्वी पर काम करते हैं वहाँ पे भी, लेकिन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 चंद्रमा पर है, ठीक है। तो दोनों वस्तुएं हैं जो चंद्रमा पर गिरा रहे हैं आप, तो हमेशा एक समान बल से, मतलब एक समान त्वरण के रूप में गिरेंगे, मतलब स्पीड दोनों की हमेशा समान ही रहेगा, ठीक है। यानी ये वाला आपका सही हो जाएगा। विद्युत लेपन के द्वारा वस्तुओं को चमकदार बनाने के लिए इनमें से किस धातु का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आप जानते होंगे जो विद्युत लेपन है, ठीक है, उसके द्वारा क्रोमियम, तांबा, लोहा या एल्युमिनियम, ठीक है। तो जो क्रोमियम होती है, जो महंगी धातु या कुछ मतलब साइकिल का रिंग वगैरह देखे होंगे, ठीक है, जो चमकीला होता है उस पे क्रोमियम की लेयर चढ़ा दी जाती है, ठीक है। या जो लोहे की कोई धातु है, ठीक है, लोहे की कोई वस्तु है उसको संक्षारण से बचाने के लिए, कोरोजन से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए आप उस पे क्या करते हैं कि जिंक की परत, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं उसको, जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस विधि के द्वारा, ठीक है। इसको जस्तीकरण कहा जाता है, गैल्वेनाइजेशन या जस्तीकरण, ठीक है। या तो क्रोमियम, क्रोमियम चढ़ा रहे हैं तो वो चमकदार होगा, ठीक है, एकदम शाइन करेगा वो, ठीक है। अगर आप उस पर जिंक चढ़ा रहे हैं तो दोनों सुरक्षित करेंगे। ये आपको क्रोमियम के लिए यदि साइकिल के रिंग वगैरह पे या कोई भी लोहे के धातु पे चढ़ा रहे हैं तो चमकदार हो जाएगा, ठीक है, और उसके जंग से सुरक्षा हो जाएगा। उसकी जंग लगने के लिए क्या क्या आवश्यकता है, अगर लोहा है उस पर जंग लगने के लिए जल, ठीक है, और ऑक्सीजन दोनों की जरूरत पड़ती है, तब जाकर के जंग लगेगा। कोई एक होगा, शुद्ध वाटर होगा, उसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज नहीं है, उसमें लोहे के टुकड़े रख देंगे तो उस पर जंग नहीं लगेगा, ठीक है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टता को निरूपित करता है, ठीक है, कौन सा वोल्टता को निरूपित करता है। किया गया कार्य विद्युत धारा समय, ठीक है, मतलब किया गया कार्य बट्टा विद्युत धारा समय, किया गया कार्य आवेश, ठीक है, किया गया कार्य गुणे समय विद्युत धारा, ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो आप जानते होंगे जो वैद्युत विभव होता है, वोल्टेज होता है, क्या होता है कि किया गया कार्य बट्टा आवेश, ठीक है, कार्य बट्टा आवेश होता है ना, ठीक है, कार्य बट्टा आवेश होता है, ठीक है। तो आवेश क्या होता है कि यदि आप आवेश को देखेंगे, ठीक है, क्यू बराबर क्या होता है, ठीक है, क्यू बराबर जो कि सॉरी जो यदि मैं आपसे पूछूं कि करंट का सूत्र क्या है, करंट का सूत्र, तो आवेश प्रवाह की दर को आप करंट कहते हैं, क्या कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को करंट कहा जाता है, ठीक है। मतलब ये आवेश हो गया, इसका मात्रक कूलाम, इसका मात्रक समय का सेकंड हो गया, ठीक है। आवेश प्रवाह के दर को आप करंट यानी विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। तो किया गया कार्य, ठीक है, ये क्यू होता है, ठीक है, मतलब W बट्टा क्यू को आप वोल्टता कहते हैं, ठीक है। क्यू को आप क्या लिख सकते हैं, आई, ठीक है, मतलब करंट और टाइम, ठीक है, यानी W, ठीक है। तो कार्य बट्टा विद्युत धारा गुणे समय,
क्लियर हुआ? कार्य बट्टा विद्युत धारा गुणे समय, ठीक है, कार्य बट्टे विद्युत धारा गुणे समय, ये आपका इसमें फार्मूला हो जाएगा। आइए करके विद्युत चुंबकीय रेखाओं के संबंध में निम्नलिखित से असत्य कथन को चयन करना है आपको। किसी विद्युत चुंबकीय रेखाओं के बारे में कोई एक इसमें कथन है जो असत्य है, उसको आपको चुनना है। किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह होती है जिस ओर किसी चुंबकीय द्विसुई की ध्रुवों की ओर संकेत करता है, ठीक है। तो आप जानते होंगे जो दो दिक्सूचक होता है, सुई होता है, वो हमेशा उत्तर की दिशा की ओर सूचित करता है, यानी पहला वाला आपका सही होगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र की होती हैं, बंद वक्र होती हैं, जानते होंगे आप। जैसे मान लीजिए ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ठीक है। तो नॉर्थ से ऐसे निकलेगी, साउथ की तरफ आकर के प्रवेश करेगी विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है। ऐसे नॉर्थ से निकलेगी, साउथ की तरफ प्रवेश करेगी, ठीक है। तो यानी ये बंद वक्र बन रहा है कि नहीं? ये वक्र आपका बंद वक्र नहीं है। फिर ऐसे देखिए, चुंबक के अंदर जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो साउथ से, ठीक है, मतलब दक्षिण से उत्तर की तरफ होती हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर बाहर की तरफ आपसे कोई पूछ रहा है तो उत्तर से दक्षिण। चुंबकीय दंड या कोई मैग्नेट है, उसके अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होगा? दक्षिण से उत्तर, ठीक है। और चुंबक के बाहर एटमॉस्फेयर में चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, उनकी दिशा उत्तर से दक्षिण। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्लियर हुआ, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, दक्षिण से उत्तर की तरफ, और बाहर आप जाएंगे तो उत्तर से दक्षिण की तरफ बल रेखाएं हो जाएंगी। यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समानांतर या समदूरस्थ हैं तो वे शून्य तीव्रता को प्रदर्शित करती हैं। देखिए शून्य तीव्रता को नहीं प्रदर्शित करेंगी, जितने दूर दूर है, ठीक है, समदूरस्थ है, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं समांतर और समदूरस्थ हों तो वे शून्य तीव्रता को प्रदर्शित निरूपित करती नहीं। शून्य तीव्रता नहीं, उसमें तीव्रता तो कुछ न कुछ जरूर होगा। चुंबकीय क्षेत्र की जो अपेक्षिक प्रबल क्षेत्र रेखाओं के निकट की कोटि को दर्शाता है, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि जितना जितना चुंबकीय बल रेखाएं पास होंगी, ठीक है, वहां पे जो उनकी तीव्रता उतना ही अधिक हो जाएगा, ठीक है। यानी आपका सी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। विद्युत अपघटन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? दोनों आयन समान मात्रा में इलेक्ट्रोड्स की ओर तब तक जाते हैं जब तक कि वे एक दूसरे को निरस्त नहीं कर दें, ठीक है। विद्युत इलेक्ट्रोड कहने का मतलब कोई आप एक गिलास ले लीजिए, उसमें नमक और पानी डाल दीजिए, उसमें दो इलेक्ट्रोड डाल दीजिए, ठीक है। एक एनोड, ठीक है, एनोड कैथोड, ठीक है। एनोड मतलब जिसपे प्लस चार्ज हो, कैथोड मतलब जिसपे नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है। तो इससे इलेक्ट्रॉन जो होंगे एक दूसरे को हमेशा न्यूट्रल करने की कोशिश करते हैं, ठीक, वही कह रहा है। धनायन ऋणायन इलेक्ट्रोड की ओर, ठीक है, ये बात सही है। जो धनायन होगा इसमें पूछना क्या कौन सा सत्य नहीं है, ठीक है, ठीक। तो धनायन धन आयन ऋणायन इलेक्ट्रोड की ओर जाते हैं और ऋणायन जो कि धनात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं, सही है। करके जल में धनात्मक रूप से आवेशित हाइड्रोजन आयनों तथा ऋण आयनों के रूप में आवेशित आयनों में विभक्त हो जाता है, ठीक है। जल में जानते हैं अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो एस प्लस आयन और ओ एस माइनस आयन में ब्रेक कर जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं देखे। जो पहला वाला कह रहा है कि दोनों आयन समान मात्रा में इलेक्ट्रोड की ओर तब तक जाते हैं जब तक कि एक दूसरे को निरस्त न कर दे। नहीं, वो निरस्त नहीं करते हैं भाई। अगर आप ये टूट रहा है, जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रोड है, ये प्लस है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड माइनस है, तो जो हाइड्रोजन होगा, जैसे मान लीजिए आप जल टूटा हुआ है तो जो एच प्लस आयन होगा वो कैथोड की तरफ जाएगा, इस पे जाएगा निगेटिव चार्ज की तरफ। जो ऑक्सीजन होगा वो एनोड की तरफ जाता है, ठीक है। न्यूट्रल नहीं करते हैं, वहाँ से रिलीज होते चले जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ताल समुदाय का सदस्य नहीं है, ठीक है, मतलब जो जलीय तंत्र का जीव नहीं है? मछली, कौवा, जीवाणु या मेढक, ठीक। तो जानते होंगे कौवा आपका जलीय तंत्र में कहाँ आएगा। निम्नलिखित गुणधर्मों में से कौन सा तत्व अद्वितीय है, ठीक है, अद्वितीय है? द्रव्यमान क्रमांक, संयोजकता, परमाणु संहिता या परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक ही एक ऐसा अवयव है जो किसी भी पदार्थ के गुणों को निर्धारित करता है, ठीक है। तो इसमें सबसे अलग आपका परमाणु क्रमांक हो जाएगा। संयोजकता के लोग तत्वों की समान हो जाती है, परमाणु द्रव्यमान भी समान हो जाता है, ठीक है, लेकिन परमाणु क्रमांक समान नहीं होता है, ठीक है। कुछ होते हैं समस्थानिक होते हैं तो अपवाद माने जाते हैं। कौन सा कोशिका, ठीक, कौन सा कोशिका अंग का एक अंग कोशिका विष तथा दवाओं को निर्विषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? जो हमारे शरीर की कोशिका है उसके बहुत सारे अंग होते हैं, ठीक है।
कोशिका में गोल्जी बॉडी होता है, रिक्तिका होती है, लाइसोसोम होता है, चिकनी अंतःद्रव्य जालिका होती है, ठीक है। तो जो चिकनी अंतःद्रव्य जालिका होती है, ठीक है, स्मूथ, ठीक है, एंडी रेटिकुलम कहा जाता है, ठीक है, स्मूथ ई आर, ठीक है, स्मूथ ई आर कहा जाता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, ठीक है, चिकनी अंतःद्रव्य जालिका। ये विष वगैरह को, ठीक है, विष को या जो दवा खा रहे हैं जिसमें टॉक्सिक है उसको न्यूट्रल करने का कार्य करता है, ठीक है। जो आपकी रिक्तिका होती है, ठीक है, जो रिक्तिका होती है छोटे छोटे आप देखेंगे, ऐसे मान लीजिए सेल है, ठीक है, मानव सेल लगभग वृत्ताकार होता है, तो इसमें छोटी सी रिक्तिका देखे होंगे, तो ठीक है। तो इस रिक्तिका का क्या कार्य होता है, इस रिक्तिका का ये भंडारण का कार्य करता है। भंडारण का कार्य करने का मतलब इसमें कुछ ग्लूकोज के अणु हो जाएंगे, कुछ जल के अणु हो जाते हैं, कुछ आयरन के अणु हो जाते हैं, ठीक है। एक तरह से ये घर का जो भंडार गृह होता है उस तरह का कार्य रिक्तिका करता है, ठीक है। किसी भी कोशिका में रिक्तिका एक तरह से भंडार गृह का कार्य करता है। इसमें कुछ जो है कि वर्षा की मात्रा भी होती है, मतलब कई सारे जो चीज होती हैं जो कोशिकाओं को जरूरत पड़ती है, कोशिका में कोशिका के लिए भोजन बनाने के लिए, या कोशिका को जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसके लिए जो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो सारा का सारा पदार्थ स्टोर कहाँ पे होता है, इस रिक्तिका में स्टोर होता है। पौधे की आयु निम्नलिखित गणना के द्वारा निर्धारित किया जाता है। कागज की मोटाई से, काग की मोटाई से, फ्लोएम के द्वारा जाइलम वलय को या संवहनी मंडल मंडल के द्वारा, जो जाइलम वलय है उनको गिन करके आप निर्धारित करते हैं, ठीक है। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा, जहाँ पे वायुमंडलीय आर्द्रता, ठीक है, मतलब जहाँ पे यदि मौसम में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, साल भर एक ही जैसा मौसम है, ठीक है, मौसम में परिवर्तन नहीं है, ठीक है, वहाँ पे आप वलय को नहीं गिन सकते हैं। मतलब वहाँ पे देखिए वलय का निर्माण कब होता है, जब मौसम में परिवर्तन हो, ठीक है, सूखा हो, आर्द्रता हो, गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, इस तरह का जब मौसम परिवर्तन नहीं हो रहा है, जहाँ पे साल भर एक ही तरह का क्लाइमेट है, वहाँ पे आप वलय को गिन नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है वलय बनता ही नहीं है, ठीक है। अगर वलय बन भी गया, ठीक है, तो इतनी बारीक डिफरेंस होती है कि आप उसको गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। वलय का निर्माण कब होता है, जब एक बार सूखा आ गया, ठीक है, तो ये थोड़ी सी वहाँ पे कॉन्टेक्ट हो जाता है, ठीक है। फिर आपका बरसात का मौसम आ गया तो धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है, ठीक है। तो एक रिंग से दूसरे रिंग की जो डिफरेंस होता है वो स्पष्ट दिख जाता है, ठीक है। फिर तीसरे रिंग का, जहाँ पे मान लीजिए कुछ मौसम का डिफरेंस ही नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे हमेशा वलय ऐसे बनेगा ही नहीं, एकदम ऐसे वो पौधा मोटा होता चला जाएगा, आप वहाँ पे वलय गिन नहीं सकते। भारत में इस तरह का क्लाइमेट आप देखेंगे तो चेन्नई, ठीक है, चेन्नई का क्लाइमेट लगभग साल भर एक जैसा रहता है, वहाँ पे वृक्षों की वलय को आप गिनना संभव नहीं है, ठीक है। चेन्नई याद रखिएगा भारत में, मतलब वलय को वहाँ पे आप नहीं गिन पाएंगे, वृक्षों की वलय को, ठीक है, नहीं गिन पाएंगे जहाँ पे मौसम लगभग एक समान रहता है, ठीक है। हाँ, इस तरह का जो वलय गिन करके वृक्षों की आयु का निर्धारण करते हैं उसको डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। क्या, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी का मतलब समय होता है, ठीक है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है टेक्निकल शब्द में। पार्क में स्लाइड को चिकना कर दिया जाता है, घर्षण और स्थैतिक घर्षण बदलने के लिए, घर्षण को बेलनी घर्षण स्थैतिक में बदलने के लिए, घर्षण को कम करने के लिए उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो जो पार्क में जो स्लाइडर होते हैं बच्चे सरकते हैं, उस पर आपको घर्षण को कम करने के लिए उसको चिकना बना दिया जाता है। उर्वरकों के बारे में कहे गए कथनों में से एक कथन गलत है, उसको पहचान करना है। मृतक पौधों एवं पशुओं के अपघटन से निर्मित हो सकती है, क्यों नहीं, जरूर हो सकता है। वे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास पोषकों के समृद्ध होते हैं, ये भी ठीक है। करके ये कारखाने में उत्पादित होते हैं, ठीक है, ये मुख्य रूप से प्राकृतिक में अकार्बनिक रूप से होते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कारखानों में उर्वरक का उत्पादन तो करते हैं, लेकिन जो कारखाना में उत्पादित उर्वरक होता है वो नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस का समृद्ध होता है, मतलब इन तत्वों की मात्रा इसमें बहुत अधिक होती है, ठीक है। मुख्य रूप से जो कार्बन में होते हैं, प्रकृति में जो पाए जाते हैं, ठीक है, जो जीव जंतु पेड़ पौधे मृत होते हैं उसको कार्बनिक उर्वरक कहा जाता है। वो अकार्बनिक नहीं होगा, अकार्बनिक उसको कहते हैं जो फैक्ट्री में उत्पादित होता है, फैक्ट्री में यूरिया, अमोनियम, ठीक है, या इस तरह के जो भी फर्टिलाइजर, नीम कोटेड यूरिया वगैरह का आप इस्तेमाल करते हैं, बनाते हैं फैक्ट्री में, वो अकार्बनिक उर्वरक होता है। जो प्रकृति में जैसे गोबर के खाद वगैरह हो गया, या जो फसल का अवशिष्ट हो गया, उसके द्वारा जो खाद बनता है उसको अकार्बनिक खाद कहा जाता है, मतलब इसमें डी वाला गलत हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित पदार्थों के आकर्षण के अंतर्गत आणविक बल के बढ़ते हुए क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, ठीक है। मतलब कह रहा है कि जिसमें आणविक बल सर्वाधिक होगा, ठीक है, आप जानते हैं कि ठोस में आणविक बल सर्वाधिक होगा, ठोस के बाद आपका जो बल अधिक होगा वो लिक्विड में होगा, लिक्विड के बाद आपका गैस में होगा, ठीक है, फिर उसके बाद जो कोई अर्ध तरल होगा फिर उसमें हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा आणविक बल ठोस में,
तो उसके बाद अर्ध तरल में, फिर तरल में, फिर गैस में हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें वो कह रहा है कि आणविक बल का जो बढ़ता हुआ क्रम आपको बताना है। ठीक है, ध्यान देगा, बढ़ते हुए क्रम को दर्शाना है। पैराफ्यूम, अल्कोहल, ब्यूटेन, ब्यूटेन जानते हो गैस के फॉर्म में होता है, जल लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, जो पैराफिन मोम होता है एक तरह से अर्ध तरल कह लीजिए, थोड़ा सा चिकना पदार्थ होता है पैराफिन मोम। ब्यूटेन, अल्कोहल, जल, पैराफिन मोम, जल, ब्यूटेन, अल्कोहल, पैराफिन मोम। ठीक है, या अल्कोहल, जल, पैराफिन मोम या ब्यूटेन। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, देखिए ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन गैस के फॉर्म में। अल्कोहल और जल, अल्कोहल का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, तो इसका आणविक बल जल की अपेक्षा कम हो जाएगा अल्कोहल का। चूंकि गैस है तो इसके जो आणविक बल होता है वो ब्यूटेन का अल्कोहल से कम हो जाएगा, जल से अल्कोहल का कम हो जाएगा। और पैराफिन मोम थोड़ा सा अर्ध ठोस होता है। ठीक है, अर्ध ठोस होता है तो इसका जल से अधिक हो जाएगा। ठीक है, लगभग लगभग ठोस ही मान लीजिए इसको। ठीक है, ठोस ही होता है। मोम देखे ना, मोम, ठीक, मोमबत्ती, उसी को पैराफिन मोम कहा रहा है। क्रूड ऑयल होता है, ठीक है, क्रूड ऑयल का ये बाई प्रोडक्ट है। जो क्रूड ऑयल होता है उसका ये बाई प्रोडक्ट है। समतल दर्पण के समक्ष खड़े होने पर आप अपना दाहिना हाथ हिलाते हैं तो आपका प्रतिबिंब में से कौन सा हाथ हिलेगा। ठीक है, जो पार्श्वी लेटरल हो जाता है, कोई हाथ नहीं हिलता, दोनों हाथ हिलता है, केवल बायां हाथ हिलता है, केवल दाहिना हाथ हिलता है। आप बायां दाहिना हिला रहे हैं तो वहां पे आपका बायां हाथ हिलेगा। बगीचे करके, बगीचे के पौधे की जड़ें आसपास की मिट्टी को अधिक ढीली होनी चाहिए। क्यों? खरपतवार के विकास के लिए, ये तो पौधे के विकास के लिए अनुकूल हो जाएगा, हो ही नहीं सकता है। जल के प्रतिधारण के लिए, मतलब जल अधिक से अधिक मात्रा में ग्रहण कर सके। जड़ों की अतिरिक्त वृद्धि की जांच करने के लिए या मृदा में वायु को भरने के लिए। मेन इसका मकसद होता है कि मृदा में वायु भरी रहे। ठीक है, अगर इस तरह का आप भुरभुरी मिट्टी बना दे रहे हैं तो वहाँ पे H2O जल धारण करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी, मृदा में ऑक्सीजन का परसेंटेज भी बढ़ जाएगा। ठीक, जिससे अब वृक्षों का जो जो रूट होता है वो भी वृद्धि के लिए अनुकूल हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। करके मनुष्य में सामान्यतः रक्तचाप होता है Hg, मतलब पारा का 120/80, पारा का 100/80, Hg का 100/80/100 या Hg का 100/120। ठीक है, तो जो मनुष्यों में दाब होता है 100 और 120 और 80 होता है। ठीक है, स्टोलिक और डायस्टोलिक कहा जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल किस कोशिकांग में पाया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, क्लोरोफिल कह रहा है कि किस कोशिकांग में पाया जाता है। क्लोरोफिल नाभिक में, कोशिका भित्ति में, रिक्तिका में या हरित लवक में। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, ये पूछ रहा है। मुर्गी पक्षी, ठीक है, मुर्गी पक्षी संकलित किए जाने वाले 2 विटामिनों का नाम बताए। ठीक है, मुर्गी पक्षी में कह रहा है कि कौन से 2 विटामिन संकलित किया जाता है। ठीक है, विटामिन ई, फॉलिक अम्ल, विटामिन ए, विटामिन बी। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी और विटामिन डी। ठीक है, तो इसमें विटामिन ए और विटामिन के होता है। करके उस धातु का नाम बताइए जिसका गलनांक इतना कम होता है कि वे, ठीक है, हाथ में ही गलने लगता है। ठीक है, गैलियम, एल्युमिनियम, पारद या इनमें से कोई नहीं। तो गैलियम जानते होंगे, लगभग इसका 37 डिग्री के आसपास गलनांक होता है। जैसे हाथ पे रखेंगे तो वो गलने लगे, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर भी कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी का टेम्परेचर है। पारद ऑलरेडी हमेशा लिक्विड में ही रहता है। ठीक है, एल्युमिनियम ठोस में रहता है। करके अधिकांश वनस्पति उद्यानों के पास इनमें भी बैंक होता है। ठीक है, इनमें भी बैंक होता है। खाद्यान्न उर्वरक बैंक, बीज बैंक, कृषि औजार बैंक या खाद बैंक नहीं। जो आप अधिकतर वनस्पति उद्यान देखेंगे कि वहाँ पे बीज बैंक को बनाया जाता है। करके एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति के स्वास्थ्य पर निम्न में से किसका दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। सामान्य जुकाम का, वृक्क रोग का, मतलब किडनी जो हो, ठीक है, किडनी रोग का, छोटी चेचक का या हैजा का। ठीक है, तो व्यक्ति में जो दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा वो किडनी रोग का पड़ेगा। क्योंकि किडनी, देखिए, अगर किडनी खराब हो गई तो आप जो व्यक्ति का लाइफ साइकिल है वो बहुत छोटा हो जाता है, कुछ दिन तक डायलिसिस पे रहता है। ठीक है, डायलिसिस कब तक आप कराएंगे। ठीक है, बहुत पैसा तो आदमी बार बार डायलिसिस कराता है, नहीं तो फिर इस मोहमाया से मुक्ति ही पाना उसको ज़्यादा उचित है, अगर किसी की किडनी वगैरह खराब हो गई। ठीक है, चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, मेहनत करके पढ़ाई करिए। ठीक है, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करिए।
थैंक यू।